हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। ओके, सो आज हम नेक्स्ट 10 या PYQ यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि अगले 10 क्वेश्चन हमारे लिए क्या होंगे HSSC साइंस के। ओके, ये ग्रुप सी एंड डी के रिलेटेड हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? साइंस ऑफ स्टडी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम वर्मी कल्चर कहते हैं? नहीं, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहेंगे हम? एंटोमोलॉजी। इसने अब यहाँ पे वर्मी कल्चर पूछा है, बट क्या पता ये हमसे नेक्स्ट टाइम इंसेक्ट्स की स्टडी यानी कि एंटोमोलॉजी पूछ ले। साइंस ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स, ये नहीं होता है। कल्टीवेशन और रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म, ये क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट यानी कि वर्मी कल्चर। साइंस ऑफ स्टडी स्नेक्स, स्नेक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। डन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्टीवेशन या फिर रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर, या फिर हम इसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, वर्मी कंपोस्ट। डन। हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स या फिर कोज ऑफ पोल्यूशन। इसमें से कौन सा मेजर सोर्स या कोज ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है? नहीं पूछा है इसने। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि हम कोल को बर्न करते हैं। अब अगर हम कोयले को बर्न करेंगे तो वहां से तो बहुत ज्यादा मतलब स्मोक निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना, और अदर पॉल्यूटेंट चीजें भी वहां से निकलेंगी। तो ये नहीं हो सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा निकलेगा, तो ये भी नहीं है, क्योंकि हमने ये बताना कि इसमें से कौन सा पोल्यूशन का कारण नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना किसकी हेल्प से? हाइड्रो यानी कि वाटर की हेल्प से। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या होगा? वाटर। और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो वहां पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना या बिजली को बनाना पानी की हेल्प से, ये कोई पोल्यूशन का कारण नहीं है। इसके अंदर कोई कंबशन नहीं होता है, कोई रेडियो एक्टिव फ्यूल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। और यही इसने पूछा था कि इन चारों में से कौन सा पोल्यूशन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एटॉमिक पावर प्लांट के अंदर भी हमारा क्या होगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। बेस्ट आंसर जो होगा हमारा इस ऑप्शन का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। डन। नेक्स्ट इज, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट स्टेजेस ऑफ द मलबरी सिल्क वॉर्म। जो सिल्क बनती है सिल्क वॉर्म से, तो वो कौन से पार्ट या कौन से स्टेज से बनती है? एग ऑफ मलबरी इंसेक्ट से बनती है, यानी जो मलबरी इंसेक्ट है उनके एग से बनती है, या फिर कोक्यून जो होता है मलबरी सिल्क वॉर्म का, उससे बनती है। नेक्स्ट है, लार्वा ऑफ मलबरी इंसेक्ट से बनती है, या फिर मलबरी इंसेक्ट इटसेल्फ, या खुद मलबरी से ही बनती है। तो एग्स ऑफ मलबरी, एग के बाद तो भाई लार्वा बनता है, तो डायरेक्ट एग से तो नहीं बनेगी। एग के बाद किसके अंदर हैच होता है? वो लार्वा के अंदर होता है, तो डायरेक्ट एग से जो है वो सिल्क यहाँ पे नहीं बनेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोक्यून ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म। कोक्यून से बनती है, किससे बनती है? कोक्यून से बनती है। सिल्क वॉर्म का जो लार्वा होता है वो एक सिल्क फिलामेंट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग इट्स कोक्यून। ओके, तो उस कोक्यून से क्या बनता है? सिल्क फाइबर बनता है। इस कोक्यून से हमें क्या मिलेगा? सिल्क फाइबर मिलेगा। सिल्क फाइबर ये क्या है? थिन फिलामेंट्स, सिल्क के फिलामेंट्स प्रोड्यूस करता है। सिल्क फिलामेंट्स प्रोड्यूस करता है। तो जो सिल्क हमें मिलती है वो किससे मिलती है? कोक्यून ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म से मिलती है। लार्वा ऑफ मलबरी इंसेक्ट्स लार्वा से नहीं बनती है, किससे मिलती है हमें? कोक्यून से मिलती है। ये याद रखना है कि सिल्क हमें कहाँ से मिलेगी? कोक्यून से मिलेगी। मलबरी इंसेक्ट इटसेल्फ, ये भी इसका जो है वो ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट, यही क्वेश्चन था ना हमारा कि सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्टेज ऑफ द मलबरी सिल्क वॉर्म। तो किससे मिलेगी मलबरी सिल्क वॉर्म? हमें कोक्यून से मिलेगी।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड इन अ मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि पानी वाला जो इकोसिस्टम होता है। मैरीन इकोसिस्टम यानी जो पानी का जो इकोसिस्टम होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है जो ग्रास से स्टार्ट होता है। मैरीन इकोसिस्टम जो पानी से स्टार्ट होगा, सी वगैरह के अंदर होता है ना। जू प्लैंकटन है। जू प्लैंकटन यानी कि जू किससे होता है, जू का मतलब जंगल होता है, तो ये तो ग्रासलैंड के अंदर आ जाएगा। ग्रासलैंड के होगा। सी एल्गी या फिर फाइटो प्लैंकटन। तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड इन अ मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम का मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, वो होगा हमारा फाइटोप्लैंक्टन। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये प्राइमरी यानी बेस होते हैं। ये क्या है, प्रोड्यूसर होता है किसका, मैरीन फूड चेन का। ये क्या है, प्रोड्यूसर है मैरीन फूड वेब के। मैरीन फूड वेब लगा लो या फिर चेन लगा लो, है ना। वैसे दोनों में डिफरेंस होता है, फूड वेब में भी फूड चेन में भी। बट फाइटोप्लैंक्टन जो है वो स्टार्टिंग फेज होता है। जैसे ग्रासलैंड के अंदर ग्रास से स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है हमारी सीरीज, वैसे ही पानी के अंदर यानी कि जो मैरीन इकोसिस्टम है उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जू प्लैंक्टन आता है उसके ऊपर, कि जो जू प्लैंक्टन है, जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जू का मतलब एनिमल्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। जू प्लैंक्टन अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। ग्रास प्रोड्यूसर होती है, बट ये ग्रासलैंड की होती है, ये मैरिन की नहीं होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ एटमोसफेयर का इसने मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये हम बहुत बार कर चुके हैं ये वाला, कि इसके अंदर मेनली इसने क्या पूछे, कंसंट्रेशन पूछे, कि कौन सी कितनी परसेंटेज के अंदर गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सी प्रेजेंट होती है, इसने मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा है, तो जो सबसे ज़्यादा होगी वो मेन होगा। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, 78%। मतलब क्वेश्चन वही आ रहे हैं, बट उनकी जो पूछने का जो तरीका है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसको वो चेंज कर देते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन की क्या कंसंट्रेशन है, या सबसे कम किसकी प्रेजेंट होती है। अब इसने पूछा कि मेन कौन सा है, तो मेन वो होगा जो सबसे ज्यादा परसेंटेज को कवर करता है। तो नाइट्रोजन कितना लेता है यहाँ पे, 78%। अगर मैं बात करूँ अपनी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी होती है यहाँ पे, 21% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। हाइड्रोजन का भी बहुत स्मॉल अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कार्बन जो है वो एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। यस, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंस्ट्रूमेंट से जो है वो क्वेश्चन आ ही रहा है यहाँ पे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड स्पीड ऑफ विंड को मेजर करने के लिए, हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करेंगे। एनीमोमीटर है, बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है। तो अगर हम बैरोमीटर की बात करते हैं, तो बैरोमीटर किसके लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर यहाँ पे यूज होगा। हाइड्रोमीटर क्या है, ये हाइड्रो पानी होता है, यानी वो लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी लगा लो, या स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी लगा लो, डेंसिटी या ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा था यहाँ पे, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ विंड को मेजर करता है। ठीक है, एनीमोमीटर किसको मेजर करता है, हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो से वाटर होता है, तो वो याद रख लेना कि ये लिक्विड की से रिलेटेड होगा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोवर्ड जो है वो ह्यूमिडिटी से रिलेट करता है, तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करता है। डन, यहाँ पे चारों हमारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं और चारों हमें याद हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू मोस्ट वेदर फिनोमिना टेक प्लेस। ये हमने जो कल क्लास की थी ना, कल जो PYQ प्रैक्टिस की थी, उसके अंदर भी क्वेश्चन था, बट उसका पूछने का तरीका अलग था। उसमें उसने क्या पूछा था, कि कौन सी लेयर के अंदर ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं।
जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो कौन सी लेयर के अंदर है, ये उसका क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन क्या है कि वेदर फिनोमिना किसके अंदर सबसे ज्यादा टेक प्लेस करता है। अब जिस लेयर के अंदर हम रह रहे हैं उसी के अंदर वेदर बार बार चेंज होते हैं, कभी कुछ हो जाता है ना। तो हमारा आंसर वही क्या होगा, दोबारा से ट्रोपोस्फियर होगा। क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, क्योंकि इसी के अंदर वेदर चेंज होता है, इस क्लाइमेट चेंज सब कुछ इसी के अंदर होता है, हम रहते भी यहाँ पे हैं। अब आइनोस्फियर तो ये सबसे लास्ट वाली होती है। मीजोस्फियर जो है वो इसके अंदर मेटेओर्स का ब्रेकडाउन होता है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ओजोन लेयर से रिलेट करती है, और ये सेकंड वो है हमारी। सबसे पहली कौन सी है, थर्मोस्फियर। सेकंड कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, उसके बाद आती है हमारी एक्सोस्फियर या आइनोस्फियर। ठीक है, ये हमारी लेयर थी। बट हर बार यहाँ पे इसके पूछने का जो तरीका है क्वेश्चन वो अलग है। अलग अलग तरीके से ये लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन की चेंज कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें हर एक तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रोपोस्फियर से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। क्लाइमेट चेंज किसके अंदर होता है, हम रहते कहाँ पे हैं, और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, मेटेओर्स की ब्रेकडाउन कहाँ होती है, कौन सी लेयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, वो किसका होता है, थर्मोस्फियर का। राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसका करेक्ट आंसर था ट्रोपोस्फियर, कि सबसे ज्यादा वेदर फिनोमिना कहाँ टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मेनली विटामिन ए के लिए आती हैं। सीड्स हैं। सीड्स किसका सोर्स होते हैं, ये मेनली किसका सोर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स का सोर्स माना जाता है। सीड्स, प्रोटीन्स। सिट्रस फ्रूट्स है या फिर सी फूड है। ओके, सी फूड हमें प्रोटीन देता है, मिनरल देता है। ये कोई डाइटरी सोर्स नहीं होता है इसका। तो हमारा क्या है, विटामिन सी के लिए ऐसे याद रखना है, विटामिन सी यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि सिट्रस फ्रूट्स हम उनको कहते हैं। जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए। ठीक है, ये सारे जो खट्टे खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उन सब के अंदर विटामिन सी होता है। और विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या है, स्कर्वी। वो क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग इन गम्स स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे गम्स हैं उनके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे टीथ के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का यहाँ पे आंसर रहेगा हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो विटामिन सी का रिच सोर्स है वो कौन से होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कुकिंग गैस, कुकिंग गैस कौन सी होती है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ। ये किसका मिक्सचर होती है, ये भी कई बार पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करना है, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है ना। क्यों डेंजर है ये, क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन के साथ इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, कौन सा आंसर है यहाँ पे, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसके मेनली दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। एक कौन सा होता है, प्रोपेन होता है, दूसरा कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 10th क्वेश्चन, एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, प्लांट, जब रात के अंदर जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight with the help of chlorophyll pigment, it gives glucose plus oxygen plus energy। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस जब डे में टेक प्लेस करता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट तो हमें डे के अंदर ही मिलेगी। अब रात हो गई है, रात के अंदर हमारे पास सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस वहां पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो रात में प्लांट क्या करता है, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, टेक इन ऑक्सीजन, क्या वो ऑक्सीजन लेता है,
टेक इन कार्बन, क्या वो कार्बन लेता है, या फिर गिव आउट ऑक्सीजन, या फिर वो ऑक्सीजन को बाहर करता है। तो रात के अंदर जब नाइट हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। प्लांट रिस्पायर, क्योंकि वो रिस्पायर तो कंटिन्यूसली करते हैं, उनका काम तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, यानी इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रात में वो क्या करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन। ठीक है। तभी क्या कहते हैं कि रात में कभी भी पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन देते नहीं है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेक इन ऑक्सीजन। राइट। सो ये थे भाई हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास के अंदर प्रैक्टिस किए हैं। इसके अंदर जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन मुझे लगे हैं वो एक क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 3-4 बार हम रिपीट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस PYQs के अंदर। एंड विटामिन सी में, विटामिन सी का यहाँ पे इसने क्या पूछा, सोर्स पूछा है। बट मेनली विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे इसने सोर्स पूछा है कि कौन से फूड खाने से विटामिन सी जो है वो रिच हो जाता है। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रहा है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए एंड इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वाले, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखे हैं, एक ये भी, इस क्लास के अंदर जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बट एज अ सेम लैंग्वेज ही रिपीट नहीं हो रहे हैं। इनकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वो स्टेटमेंट बार बार चेंज करके ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। राइट। सो ऐसे हमें पता चलता है कि जब हम PYQ रिवाइज करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो किस सेंस के अंदर रिपीट हुआ है। दैट्स वाई PYQ लगाना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको रिवाइज करना बार बार। ओके। सो ये थी हमारी आज की क्लास 10 क्वेश्चंस की। आई होप आपको जो है वो यूजफुल लगी होगी। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।